जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की हम बात करेंगे। आप सभी बढ़िया अच्छे होंगे, बिल्कुल स्फूर्तिवान होंगे। बिल्कुल अभी इस समय पर जब वीडियो देख रहे होंगे आप तभी एनर्जी में रहना, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के हिसाब से। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बच्चे से आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले पूरा का पूरा ये इस पर टिका हुआ है। किस पर? इस पर। अब पूरा का पूरा इसी का खेल है निर्देशांक ज्यामिति में। अब बात कर लेते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं क्या? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष और ये भी एक्स अक्ष, तो क्या हो गया? एक्स अक्ष वाली लाइन कहते हैं। और इसको कहते हैं हम वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? वाई। और पड़ी रेखा को क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो आप देखिएगा कि जब आप मुझे बताओ कि जब हम राइट हैंड साइड, मतलब हम राइट हैंड साइड को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। और उसके बाद में हमारी जो वृद्धि होती है, पैर से सिर की ओर होती है, तो सिर भी प्लस रहेगा और राइट भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ऐसा याद रखना, हम राइट को हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो ये राइट भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। और हमारी वृद्धि किसकी ओर होती है? सिर की ओर होती है। कहाँ से? पैर से सिर की ओर। तो हम बढ़ रहे हैं, यानी कि सिर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि ये भी सिर भी प्लस और राइट हैंड भी प्लस। इसका मतलब ये देखो, सिर भी प्लस, राइट हैंड भी प्लस। अर्थात ये राइट हैंड में जो एक्स अक्ष होगा ये प्लस में होगा, और सिर की ओर क्या है? वाई अक्ष, वो क्या होगा? प्लस में होगा। उसी प्रकार से पैर की तरफ जो रहेगा माइनस वाई, यानी कि वाई अक्ष रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। और उल्टे हाथ तरफ जो एक्स रहेगा वो क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। क्या रहेगा? ऋणात्मक। तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव और सिर जो है वो भी पॉजिटिव। तो ये जो पड़ी रेखा जो है वो एक्स अक्ष और ये खड़ी रेखा है वो वाई अक्ष। तो राइट हैंड साइड प्लस वाला एक्स होगा और सिर की ओर वाई वाला एक्स होगा, लेकिन कौन सा? प्लस वाला। और लेफ्ट हैंड वाला माइनस का एक्स, और पैर की तरफ जो है जो माइनस का क्या हो जाएगा? वाई अक्ष हो जाएगा। अब देखो आगे करते हैं बात। ये माइनस प्लस की तो बात हो गई है, लेकिन ये जो पड़ी रेखा जो है इसको कहते हैं हम भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सिस हिस्सा। क्या कहते हैं? एब्सिस हिस्सा। ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे? भुज। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और जो खड़ी रेखा रहेगी उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, जिसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर कहते हैं कोटि होता है और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या होते हैं? इसको क्या कहते हैं? कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। तो खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। अब मैं इसको ट्रिक बताता हूँ आपको। भैया कोटि क्या होती है? हवेली टाइप की होती है कोटि। तो कोटि खड़ी तो होती है भाई। क्या होती है? खड़ी। हवेली टाइप की जब होती है तो खड़ी होती है। तो इसका मतलब खड़ी है तो क्या बोलेंगे उसको? कोटि। खड़ी लाइन को क्या बोल देंगे? कोटि बोल देंगे। और नीचे वाली लाइन को क्या बोल देंगे? ये जो पड़ी लाइन को भुज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? भुज। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब बात करते हैं आगे, किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पूरा का पूरा टिका है ये, पूरा का पूरा जो है ना टॉपिक निर्देशांक पर टिका है। किस पे टिका है? निर्देशांक पे टिका है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो उसके निर्देशांक कितने होंगे? 2 होंगे। किसी एक बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? 2 होंगे। अब किसके रूप में होंगे? एक्स और वाई के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? एक्स और वाई के रूप में होंगे। हमेशा इस टॉपिक में हमेशा जो पहले वाली वैल्यू रहेगी उसको एक्स कहेंगे, जो बाद वाली वैल्यू रहेगी उसको क्या कहेंगे? वाई कहेंगे। तो इस टॉपिक में हमेशा 2 निर्देशांक होंगे एक ही बिंदु के। तो पहले वाली वैल्यू को क्या कहेंगे? एक्स कहेंगे। अपने आप ही मान लेंगे हम, ठीक है ना? वहाँ पे आपको क्या नंबर दे के रखेगा, लेकिन आपको उसको क्या मान लेना है? एक्स। और बाद वाली संख्या को क्या मानना है? वाई मानना है। ध्यान समझना इस बात को, नहीं तो भूल जाओ फिर बाद में दिमाग से, नहीं तो उतार दो आप। चढ़ा के रखना ये इस बात को दिमाग पर। तो किसी भी बिंदु के क्या निकालेंगे हम? निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु ए के निर्देशांक निकालते हैं। मैं मान के चलता हूँ, मैंने क्या लिखा? यहाँ पे एक बिंदु लिख दिया। क्या लिख दिया? यहाँ पे एक बिंदु लिख दिया, जिसको नाम दे दिया मैंने, क्या दे दिया? ए। तो मुझे बताओ ये एक्स है, तो एक्स ये बिंदु किस पे टिका है? 3 पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद ये बिंदु इधर किस पे टिका है? 2 पे टिका है। किस पे टिका है? 2 पे। तो इसका मतलब 3 और 2 क्या होगा? यहाँ पर
ए के निर्देशांक हो गए। ए के निर्देशांक क्या होगा? 3 और 2, जो जिसको हम मान क्या लेंगे कि भाई 3 क्या है, ये x है, और 2 क्या है, ये y है। हमने अभी बताया कि उसको मानना है पहली वाली संख्या को x और दूसरी वाली को y मानना है। अब b के निर्देशांक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? b के निर्देशांक देख लेते तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर निर्देशांक बना रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? पॉइंट, बिंदु b बना लिया, मतलब पॉइंट b बना लिया। तो आप मुझे बताओ कि ये x जो है, ये बिंदु किस पर टिका है? -4 पर टिका है। क्या टिका है? -4 पर टिका है। उसके बाद यहाँ किस पर टिका है? y पे, तो 3 पर टिका है। क्या टिका है? 3 पर। तो y का क्या लिख दिया मैंने? 3 लिख दिया। इसका मतलब ये दो निर्देशांक हो गए बिंदु b के। तो बिंदु b के निर्देशांक क्या है? -4 और 3। तो इसका मतलब आप खुद समझ जाओ कि पहली वाली वैल्यू x और दूसरी वाली वैल्यू क्या हो गई? y हो गई। क्या हो गई? y। उसके बाद में अब बिंदु c की बात कर लें, बिंदु c की बात कर लें, c के निर्देशांक और निकाल लें। तो मैं एक काम करता हूं, c के निर्देशांक क्या करता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं। यहां पर मैंने बोल दिया, यहां पर c के निर्देशांक ये तो x अक्ष, पहले x को लेते हैं। तो x कौन से पर टिका है? -4 पर टिका है। किस पर टिका है? -4 पर टिका है। और y भी किस पर टिका है? -4 पर टिका है। मतलब कि -4 को इंगित करता है ये बिंदु, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, -4 और -4 दोनों में समान आ गए इस बार। तो इसका मतलब पहली वाली वैल्यू x की होगी और दूसरी वाली वैल्यू किसकी होगी? y की होगी। किसकी होगी? y की। अब बिंदु d की बात कर लेता हूं मैं। किसकी बात कर लेता हूं? बिंदु d की बात कर लेता हूं। तो मैं बिंदु d की बात करूंगा तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, या इसको कहेंगे 0। क्या कहेंगे? 0। इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। जो दोनों रेखाएं आपस में जहां पर विभाजित करती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहेंगे? सेंटर। और जो क्या है? 0 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 0 को। तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं। बिंदु d को बनाऊंगा, पॉइंट d को बनाऊंगा मैं। तो मैंने ये बना लिया d। क्या बना लिया? d बना लिया। ये बन गया भैया d, ये d बन गया। और ये क्या बन गया था? c। तो x अक्ष पे देखो तो ये पॉइंट किस पे दिख रहा है आपको? 3 पे दिख रहा है। किस पे? 3 पे। तो पहले x को ही लेना है, ये हैबिट बना लो अब। और ये जो ये बिंदु y पर किस पे दिख रहा है? 2 पे दिख रहा है। किस पे दिख रहा है? 2 पे, -2 पे। तो क्या -2 ही है ना ये। तो d के निर्देशांक क्या हो गया? 3 और -2। लेकिन आपको याद रखना है कि पहली वाली वैल्यू x और दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। अब इसके कितने बिंदु है? कितने बिंदु है? 4 बिंदु। अगर मैं इन चारों को, अगर मैं क्या कर दूं? मिला दूं। इन चारों को क्या कर दूं? मैं मिला दूं। अगर इन चारों को मैं मिला दूं, एक हिसाब से क्या कर दूं? मैं मिला दूं। एक हिसाब से क्या कर दूं? मैं मिला दूं। तो एक चतुर्भुज आकृति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक चतुर्भुज आकृति बन जाएगी। ये ऐसे ही मिला रहा हूं मैं नॉर्मली में। तो कैसा बन गया? चतुर्भुज बन गया। तो अगर 4 पॉइंट रहते हैं तो क्या बन जाता है? चतुर्भुज बन जाता है, चारों पॉइंट को मिला देने के बाद में। और उसके बाद अगर किसी के 3 पॉइंट है तो अगर तीनों को मिला दिया तो देखते हैं उसकी क्या, अगर क्राइटेरिया पूरा होता है तो क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। दो कम से कम किसी भी आकृति, किसी भी 2D आकृति को बनाने के लिए, किसी भी 2D आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। अगर 3 से कम कोई रेखाएं हैं तो आकृति 2D वाली नहीं बनेगी, 2D वाली नहीं बनेगी। तो कम से कम आकृति 2D बनाने वाली आकृतियों को कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी? तो 3 रेखाओं की आवश्यकता होगी। और इसके बाद में अगर बात कर लें आगे, अगर 3 पॉइंट है, अगर ये 3 ही पॉइंट होते तो क्या बन जाता? 3 पॉइंट से त्रिभुज बन जाता। लेकिन उसका क्या देखते हैं हम? कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं? कंडीशन देखते हैं हम। तो यहां पर हमने देख लिया 3 बिंदु है तो वो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। 4 बिंदु है तो क्या बन जाएगा? लेकिन हर बार त्रिभुज नहीं बनेगा 3 बिंदु, वो कंडीशन देखनी पड़ेगी त्रिभुज की। और 4 बिंदु होंगे तो क्या बन जाएंगे? चारों बिंदु को मिलाकर के चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चतुर्भुज बन जाएगा। तो हमने ये क्या कर लिया? ये हमने निर्देशांक देख लिए, पॉइंट के निर्देशांक। अब इसकी कहानी हुई खत्म। क्या हुई? इसकी कहानी हुई खत्म। अगर मैं बात करता हूं, इन पॉइंट को मैं यहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इन पॉइंटों को मैं यहां लिख देता हूं, -4 -4, ये सी था। अगर मैं इसके निर्देशांक यहीं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा?
कि यहाँ पर बी निर्देशांक यानी कि ए निर्देशांक चलते, तो ए के निर्देशांक क्या है 3 और 2, 3 और 2, और बी के निर्देशांक कितने हैं -4, -4, और क्या है फिर 3 है, क्या है फिर 3 है। और सी के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा -4 और -4, और डी के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 3 और -2, 3 और -2। तो एक ही बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं, 2 निर्देशांक होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, क्योंकि भाई आप मुझे बताइए, एक तो x वाला होगा और एक y वाला होगा, तो x और y दोनों ही मिलकर के 2 निर्देशांक बनाते हैं किसी एक बिंदु पर। तो यहाँ पर ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। इतनी बात आपको पता चल गई भैया, ये भुज कहलाता है। x अक्ष वाला जो है ना क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, y अक्ष वाला कोटि कहलाता है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर x y जब इतने हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, x y इतने हो चुके हैं, तो इनको नाम क्या दे दें, इनको नाम ये दे देंगे, ये x y हो गया, ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया, और ये x3 और ये y3 हो गया। ऐसे हम क्या देंगे, नाम देंगे, ऐसे क्या देंगे, हम नाम देंगे। तो क्या मैं इसको मिटा दूं क्या, अब x y x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे नाम दे देंगे, क्योंकि 4 पॉइंट है ना, इस वजह से। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा है ना टॉपिक, ये पूरा का पूरा टॉपिक कितना पार्ट है, 7 अध्याय है। तो 7.1 7.2 और 7.3 ये तीनों के तीनों जो है ना प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज है, वो क्या होगी, एक्सरसाइज जो होगी वो 7.1 7.2 7.3 किस पर निर्भर है, 7.1 7.2 7.3। तो 7.1 में तो आपको दूरी निकालना पड़ेगा, और 7.2 में आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, और 7.3 में आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और 7.1 में दूरी निकालेंगे तो ये दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, अनुपात निकालना है तो अनुपात का फॉर्मूला लिख देंगे, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे। सबसे आसान टॉपिक है ये। आप यदि मानोगे आपके अकॉर्डिंग सबसे बेकार टॉपिक मान लो आप, या सबसे टफ टॉपिक मान लो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये 3 फॉर्मूलों में अगर ये पूरा का पूरा तीनों चैप्टर, ये एक चैप्टर जो है 7.1 दूरी वाले फॉर्मूले से खत्म हो जाएगा, 7.2 अनुपात वाले फॉर्मूले से खत्म हो जाएगा, 7.3 क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से खत्म हो जाएगा। जब एक प्रश्नावली एक फॉर्मूले से खत्म हो रही है तो सबसे सरल टॉपिक नहीं मानोगे क्या आप, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। लेकिन आप मुझे बताइए कि कब मानोगे, उसका आप बेसिक सीखोगे तब। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखवाऊंगा, लेकिन मैं फॉर्मूला का ओरिजिन नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से बना है फॉर्मूला, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा बता दूंगा तो आप इसमें और ज़्यादा उलझ के रह जाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि भैया फॉर्मूला कैसे बना, तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आपको रिक्वायरमेंट करनी चाहिए कि हमें बताइए कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो हम दूरी का फॉर्मूला देखेंगे, अनुपात का फॉर्मूला देखेंगे और क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक अभी जस्ट मैं आपको बता करके आया हूं। तो मैं इसको मिटा दूं, तो मैं मिटा दूं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला भैया पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंड है, पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंड है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, अब पाइथागोरस से ही जन्म होगा भैया ये फॉर्मूले का, दूरी के फॉर्मूले का। तो यह क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का ये होता है कर्ण का वर्ग, ये आप जानते ही हो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले का ओरिजिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, और वहाँ से भी फिर हम क्या बनाएंगे, आखिरी वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला हमें थोड़ा सा
देख लेना है किस प्रकार से बन रहा है। लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना कि हमें फॉर्मूला का ओरिजिन बताइए, फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताइए, तो मैं बता दूंगा आपको। अब आगे बात करते हैं। तो इस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, मान के चलते हैं कि बिंदु ए और बी की दूरी बताना है। बिंदु ए और बी की क्या बताना है, दूरी बताना है। ए और बी की क्या बताना है, दूरी। ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की क्या बनाना है, दूरी बताना है। तो यहां से हमें देखना है फॉर्मूला क्या होगा। तो जब ए और बी है, यहां पर मैंने लिख दिया ए और ये बी लिख दिया। ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये सॉरी हाँ x2 और y2 हो जाएगा। तो ए के निर्देशांक ये और बी के निर्देशांक ये है, ठीक है ना। ये दो निर्देशांक है पूरे पॉइंट के। तो हम ए बी की दूरी का फॉर्मूला निकाल रहा है, तो कैसा होगा ए बी की दूरी का फॉर्मूला, ऐसा होगा x2 में से माइनस करना पड़ेगा x1, कोष्टक बंद, कोष्टक बंद। और यहां पर देखते हैं प्लस, क्या करेंगे, प्लस y2 माइनस y1, ये फॉर्मूला। और इसके यहां पर क्या चढ़ा देना है, अंडर रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है, अंडर रूट चढ़ा देना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, x2 में से माइनस करेंगे x1, कोष्टक बंद हो गया, साइन प्लस का आ गया बीच में। y2 में से माइनस करेंगे y1 को और कोष्टक बंद हो गया। और इसको किसके अंदर में रख देंगे, अंडर रूट के अंडर में रख देंगे। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, दूरी का हो गया। x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1। तो ये आपका कितना अच्छा सरल फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया है। ये फॉर्मूला क्या हो गया, आपका बन गया। किसका फॉर्मूला हो गया, ये दूरी का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया, दूरी का फॉर्मूला हो गया। तो दूरी का फॉर्मूला ये है। अब अनुपात का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आपको देखना है कि ये एक बीच का क्या है, पॉइंट है। ये बीच का क्या है, पॉइंट। तो इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, तो ये m1 दूरी और ये m2 दूरी, तो ये क्या हो गया, अनुपात। इस पूरी रेखा को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो ये यहाँ से यहाँ तक का m1 और यहाँ से यहाँ तक का m2। तो देखो 1 जो था x1 y1 की तरफ m1 माना, x2 y2 की तरफ क्या माना, m2 माना। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इसका जब अनुपात निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला x का फॉर्मूला देखो पहले। तो x, तो इसके बीच में क्या होगा, x और y होगा, क्योंकि ये x1 है और ये x2 है। तो यहाँ पर क्या मान लिया हमने, सेपरेट x मान लिया। ये y1 है, ये y2 है, तो यहाँ क्या मान लिया, y मान लिया। तो x का फॉर्मूला देखेंगे हम, x का फॉर्मूला देखेंगे कि x निकालने का क्या तरीका है। तो x निकालने का तरीका ये है, अगर यहाँ पे क्या करेंगे हम, m1 इनटू में क्या होगा, x2 होगा। क्या होगा, x2 होगा, प्लस में m1 लिखेंगे। यहाँ भी क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या, m1 m2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m2। तो यहाँ पर क्या होगा, x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और देखो आप, फिर उसके बाद में क्या होगा, x खत्म हो गया क्योंकि x की दूरी निकालनी थी। यहाँ पर हो गया m1 प्लस में m2। तो ये हमने क्या निकाल ली, x का मान निकाल लिया। यानी कि इससे निकलेगा x पॉइंट निकलेगा। क्या निकलेगा, x पॉइंट निकलेगा। अब देखो फिर बता रहा हूं आपको, ये m1 था, ये m2 था। तो m1 का गुणा करना है x2 के साथ, m2 का गुणा करना है x1 के साथ। यानी कि 1 का 2 के साथ गुणा, 2 का 1 के साथ गुणा। तो m1 आया तो यहाँ पर क्या आएगा, x2 आएगा। m2 आया, यहाँ पर क्या आएगा, x1 आएगा। और बटे में क्या होगा, m1 प्लस में m2। तो इससे क्या निकल जाएंगे, x पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया अभी, x लिया है। लेकिन अब जब y निकालना होगा तो क्या करेंगे, y निकालना होगा तो y को ले लेंगे। क्या ले लेंगे, y को। तो यहाँ पर m1 गुणा में क्या हो गया, 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, प्लस में m2, तो यहाँ पर 2 है तो क्या होगा, y1 होगा। तो बस इतनी सी बात है। क्या है, बस इतनी सी बात थी, m1 और m2 m2। तो ये y की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर y लिखा तो इसलिए y, यहाँ पर x लिखा इसलिए क्या हो गया, x हो गया। m1 प्लस m2 तो वो तो इसमें भी आना है। किस में आना है, वो तो इसमें भी आना है।
जब इतनी बात हो चुकी है, यहाँ फॉर्मूला हमने देख लिया है, यहाँ फॉर्मूला हमने देख लिया है, तो हमने अनुपात का फॉर्मूला देख लिया है। अब जब अनुपात का फॉर्मूला देख लिया है तो अब क्या करेंगे, अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे। देखो डरावना आपको लग जाएगा अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करोगे ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बिल्कुल ये टॉपिक डरावना लगेगा और ऐसा लगेगा यार बहुत टफ टॉपिक है ये। लेकिन टफ वफ कुछ नहीं है, सब खेल समझ का है। किसका है? समझ का है सब खेल। तो देखो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी, तो भैया 3 भुजाओं से क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए 2D आकृति के लिए? 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखेंगे हम। अब ये और डरावना लगेगा आपको, ये और डरावना लगेगा। त्रिभुज ए बी सी, अब बिंदु कितने हैं? 3 बिंदु है। कितने हैं? 3 बिंदु है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। यहाँ पर x1 y1, इसके यहाँ पर x2 y2, यहाँ पर x3 और ये y3। 3 बिंदु है, इसलिए हमने x1 y1 और x2 y2 x3 y3 हमने ये क्या मान लिए? निर्देशांक मान लिए। जब ये निर्देशांक मान लिए तो क्या निकाल लेते हैं? इसके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल। अब मैं मान के चलता हूँ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला और सरल है। जो जितना आपको कठिन लगता है ना, वो उतना कठिन होता नहीं है। बाकी बात क्या है कि समझ होना चाहिए आपके अंदर और समझाने वाला चाहिए। तो क्या कर देते हैं हम, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेते हैं। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। क्या है? बड़ा ही आसान है। 1 बटे में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और बड़ा कोष्टक चालू हो जाएगा। बड़ा कोष्टक चालू हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम x1, यहाँ पर लिखेंगे हम x2, यहाँ पर लिखेंगे हम x3। 3 जगह लिख दिया। क्या लिख दिया? 3 जगह लिख दिया। थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं हम इसको। क्या कर लेते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं x2 और यहाँ पर लिख लेते हैं x3। क्या लिख लिया? x3 यहाँ पर हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 है यहाँ पर। अब x1 x ये कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद। x1 x2 x3, तो पूरा x1 x2 x3 ले लिया। x1 x2 x3 हमने यहाँ पर ले लिया है। अब बच क्या रहा है? y बच रहा है। क्या बच रहा है? y1 y2 y3 बच रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जब x1 हो चुका है तो हम करेंगे y1 के बाद क्या आता है? 2, तो y2 में से माइनस करेंगे y3। क्या करेंगे? y3। देखो यहाँ पर 1 ले लिया तो इसके यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए? 1 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 2 ले लिया तो यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए? 2। यहाँ 3 ले लिया तो यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए? 3 नहीं आना चाहिए। तो x1 था, यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए y के साथ में। तो x2 में से 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। अब y2 में से क्या माइनस कर दिया? y3 माइनस कर दिया। अब y2 आता है, तो y2 के बाद क्या, सॉरी ये 2 आ गया। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? y3 लिख देंगे माइनस y3। अब 4 तक तो हमने लिखे ही नहीं, तो 3 के बाद फिर साइकिल चालू हो जाएगी 1 पे, तो y माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं 2 आया क्या? नहीं आया, क्योंकि 2 हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया, इस वजह से। अब यहाँ पे 3 है। क्या है? यहाँ पर 3 है। अब 3 के बाद में क्या आता है? अब 4 तो आएगा नहीं, राउंड फिर चालू हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y1 माइनस के y2, y1 माइनस के y2। और हम क्या कर देंगे? इसको सबको प्लस कर देंगे। इसको सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और ये कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा है और बहुत बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब कि आप तो यहाँ पर हताश ही हो चुके हो बिल्कुल, कि इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद कर पाएंगे क्या? बिल्कुल राइट बात है, आप कर भी नहीं पाओगे। ऐसे रट पाओगे क्या? नहीं रट पाओगे। तो फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, कि जनरेट कैसे हुआ ये। क्या हुआ? जनरेट कैसे हुआ फॉर्मूला ये, क्योंकि ये जानना अति आवश्यक है। तो x1 x2 y3 रख दिया मैंने। x1 को रख दिया, x2 को रख दिया, x3 को रख दिया और कोष्टक बंद करके रख दिया इनके साथ में मैंने।
अब यहाँ 1 है तो y के साथ 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ 2 है तो y के साथ 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ 3 है तो y के साथ 3 नहीं आना चाहिए। 3 के बाद फिर साइकिल किसकी चालू हो जाएगी, 1 की चालू हो जाएगी। अब मुझे बताओ 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो y2 माइनस के y3, क्या आया 1 यहाँ पर, नहीं आया। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y3 माइनस के y1, क्या आया क्या 2, नहीं आया। 3 है, 3 के बाद फिर साइकिल चालू हो जाएगी, 1 आ जाएगी, y1 माइनस के y2, क्या आया क्या 3, नहीं आया। इस प्रकार से हमने फॉर्मूले का जनरेट कर दिया है। और इनके बीच में क्या लगा देंगे हम, प्लस का साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो हमने ये क्या कर लिया, फॉर्मूले देख लिए तीनों के तीनों। क्या देख लिए, दूरी का फॉर्मूला देख लिया, अनुपात का फॉर्मूला देख लिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लिया। यहाँ पर m1 को लिखा तो यहाँ पर 2 आएगा, x2। अगर x के हम क्या देख रहे हैं, निर्देशांक देख रहे हैं, x के क्या देख रहे हैं, निर्देशांक देख रहे हैं, तो m1 के साथ में क्या आएगा, x2 आएगा। 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, तो m1 के साथ में तो क्या आएगा, 2 आएगा, x2 आ गया। m2 के साथ में क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि x1 आ गया। और m1 और m2 प्लस में है ये नीचे, यहाँ भी m1 m2 है। यहाँ पर किसके निकालेंगे, y के निर्देशांक निकालेंगे। तो y के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 के साथ में y2 और m2 के साथ में y1 हो गया। तो ये हो गया। अब हमने दूरी का फॉर्मूला देखा, क्या देखा, x2 में से माइनस करना है x1, y2 में से माइनस करना है y1, और कोष्टक बंद कर देना है। क्या कर देना है, कोष्टक बंद कर देना है, और दोनों को क्या कर देना है, प्लस। तो ये आधार, और यहाँ पर वर्ग चढ़ा देना है। एक चीज हम भूल गए थे, यहाँ पर क्या भूल गए थे, वर्ग चढ़ा देना है। ये मेन बात तो भूल ही गए थे, क्या भूल गए थे, वर्ग चढ़ाना भूल गए थे। ये आधार है और ये लंब है, क्या है, लंब। तो ये लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है। तो ये है फॉर्मूला, कौन सी प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला।